नमस्कार दोस्तों, तेज मेथड यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज ज्यामिति का परिचय प्राप्त करते हैं। आइए ज्यामिति के कुछ आधारभूत पदों के बारे में जान लेते हैं जो ज्यामिति के आगे के अध्ययन के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। ध्यान दीजिए, ज्यामिति का सबसे आधारभूत पद बिंदु है। बिंदु जिसको पॉइंट कहते हैं। पॉइंट, ध्यान दीजिएगा, किसी भी समतल में, जैसे ये एक समतल है, किसी भी समतल में पेन, पेंसिल आदि से बनाया गया सूक्ष्म चिन्ह बिंदु कहलाता है। देखिए, ये चिन्ह हमने बना दिया, यही बिंदु है। ध्यान दीजिएगा, बिंदु जितना सूक्ष्म होगा उतना ही वो बिंदु आदर्श बिंदु होता है। ध्यान दीजिए, आदर्श बिंदु जो होता है, आदर्श बिंदु में ना तो कोई लंबाई होती है, ना तो कोई चौड़ाई होती है, ना ही वो उसकी मोटाई होती है। बिंदु को अंग्रेजी के, जैसे ये बिंदु है, इसको कैपिटल ए से, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से दिखाते हैं। कैपिटल ये हो गया। कहीं भी कोई बिंदु ले लें, कैपिटल बी दिखा सकते हैं। कोई बिंदु आप कहीं भी लें, कैपिटल पी दिखा सकते हैं। इस प्रकार बिंदुओं को ज्यामिति में अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से दिखाया जाता है। ध्यान दीजिए, बिंदु के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि बिंदु जो चिन्ह है, इसका और कोई भाग संभव नहीं है। भाग का मतलब कि इस जो बिंदु होता है, इस चिन्ह को और छोटा हम नहीं कर सकते हैं। आइए अब रेखा के बारे में जान लेते हैं। रेखा को लाइन भी कहते हैं और लाइन के बारे में देखिए, परिभाषा ये लिखी हुई है कि एक आदर्श रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है। ध्यान दीजिएगा, इसका प्रतीक, रेखा का प्रतीक ये बना भी हुआ है। ज्यामिति में रेखा को ऐसे ही दिखाते हैं। परिभाषा में ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण बात कि रेखा जो है, एक आदर्श रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है। ध्यान दीजिएगा, मतलब ये जो आप लंबाई देख रहे हैं, ये कम से कम चौड़ाई की होनी चाहिए। यहाँ जो आप देख रहे हैं, इसी को ही चौड़ाई बोलते हैं। ये चौड़ाई कम से कम होनी चाहिए। तो एक आदर्श रेखा जो कि चौड़ाई रहित होनी चाहिए, इसके लिए होता क्या है कि इसको आप जितना शार्प पेंसिल या किसी शार्प पेन से आप इसको बनाएंगे, रेखा को खींचेंगे, तो वो एक आदर्श रेखा होगी। ध्यान दीजिएगा, रेखा में दोनों ओर तीर होते हैं। दोनों ओर तीर होने का मतलब कि रेखा को दोनों ओर, दाहिनी तरफ और बाईं तरफ असीमित दूरी तक आगे बढ़ा सकते हैं। इसका तात्पर्य हुआ कि रेखा की लंबाई अनिश्चित होती है। अब देखिए, रेखा को नामांकित कैसे करते हैं। रेखा के दोनों सिरों पर दो बिंदु ले लीजिए और इन दोनों बिंदुओं को, क्योंकि अभी आपको बताया भी गया कि बिंदुओं को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से दिखाते हैं, तो इस बिंदु को मान लीजिए पी नाम देते हैं, इस बिंदु को क्यू नाम देते हैं। तो अब ये जो रेखा का प्रतीक बना हुआ था, इसको लिखा जाएगा रेखा पी क्यू। रेखा पी क्यू, या फिर इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, पी क्यू का सिंबल दे करके इसके ऊपर ऐसे रेखा का प्रतीक बना देते हैं। अब देखिए, ज्यामिति में इस प्रकार खींची गई रेखा को सीधी रेखा या सरल रेखा कहते हैं। सरल रेखा एक प्रकार की और रेखा का ज्यामिति में निरूपण होता है, वो इस प्रकार खींची होती है। ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं वक्र रेखा। वक्र रेखा आवश्यक नहीं कि हमेशा ऐसी ही खींची जाए, इसको ऐसा भी खींचते हैं। तो इस प्रकार की रेखा को क्या बोलते हैं? वक्र रेखा। आइए अब एक रेखा खींचते हैं और इस रेखा में से यहां तक का भाग काट के अलग कर लेते हैं। मान लीजिए उतने भाग को हम यहां प्लाट किए, जितना भाग यहां से काटा गया था उसको हमने यहां खींच लिया। अब इसी भाग को क्या बोलते हैं ज्यामिति में? रेखाखंड। क्या बोलते हैं? रेखाखंड। क्योंकि आप देखिए, स्पष्ट है कि इसको रेखा में से ही निकाला गया है, अर्थात ये रेखा का ही खंड है, इसलिए इसका नाम ही है क्या? रेखाखंड। अब ध्यान दीजिए, इसमें दोनों ओर तीर नहीं लगा होता, अर्थात दोनों ओर क्या होता है? अंत्य बिंदु। दोनों ओर अंत्य बिंदु होता है। इसमें दोनों ओर अंत्य बिंदु होता है। एक अंत्य बिंदु इधर हुआ, दूसरा अंत्य बिंदु इधर हुआ। अब देखिए रेखाखंड का नामांकन।
इसमें दो अंत बिंदु, एक अंत बिंदु इधर हुआ, दूसरा अंत बिंदु इधर हुआ। दोनों ओर जब अंत बिंदु हैं तो दोनों बिंदुओं को कोई नाम दे दीजिए। मान लीजिए यहाँ पे R, इसको क्या नाम दे दीजिए, नाम दिए S। तो इस प्रकार रेखाखंड, ये क्या हो गई, रेखाखंड RS। इसको लिखा जाएगा रेखाखंड RS, या फिर इसको ऐसा रेखाखंड ना लिख करके RS लिख करके इसके ऊपर रेखाखंड का एक सिंबल बना देंगे। तो इस प्रकार ये रेखाखंड का प्रतीक हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि चूंकि रेखाखंड में दोनों ओर अंत बिंदु होते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि रेखाखंड की लंबाई क्या होती है, निश्चित होती है। अब ध्यान दीजिए, रेखा में से इतना भाग जब काट के अलग किया गया तो इतने भाग को क्या बोलते हैं, रेखाखंड कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, जब इतना भाग काटा गया तो दोनों रेखा के दोनों ओर तीर वाला भाग बच जाता है। थोड़ा भाग इधर बचा हुआ है, थोड़ा भाग इधर बचा हुआ है। मतलब इस तरीके से एक ओर का भाग कुछ ऐसा है और दूसरी ओर का भाग कुछ ऐसा है। तो इन दोनों भागों को ज्यामिति में क्या बोलते हैं, किरण। क्या बोलते हैं, किरण। यानी किरण में एक ओर तीर होती है और दूसरी ओर क्या होता है, एक अंत बिंदु होता है। यहां देखिए, एक ओर तीर है, एक ओर क्या है, अंत बिंदु है। अब देखिए किरण का नाम कैसे करते हैं, या इसका नामांकन कैसे करते हैं। किरण में अंत बिंदु, ये अंत बिंदु है, इधर मान लीजिए P नाम दे दीजिए, और तीर की तरफ एक बिंदु आपको लेना होगा, उसको मान लीजिए क्या नाम दे दीजिए, Q। तो अब इसको क्या बोलेंगे, किरण PQ, या फिर PQ लिख करके ऐसे किरण का एक सिंबल लगा देते हैं। ध्यान रखिएगा, सिंबल में हमेशा तीर इधर ही लगाते हैं। आवश्यक नहीं कि आप तीर ये किरण इस ओर, मतलब इसकी दिशा बाईं तरफ है तो आप ये सिंबल भी बाईं तरफ लगाएं, ये आवश्यक नहीं है। बस एक किरण का प्रतीक होता है, PQ के ऊपर उसको लगा देते हैं तो ये किरण PQ का प्रतीक हो जाता है। अब ध्यान दीजिए, किरणों में अंत बिंदु से तीर की ओर प्रतीक को, या किरण के नाम को अंत बिंदु से तीर की ओर दिखाना चाहिए। जैसे इसको हम बोलेंगे PQ, किरण क्या बोलेंगे, किरण PQ बोलेंगे। इसको हम किरण QP नहीं बोल सकते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। यानी अंत बिंदु से तीर की ओर। जैसे इसका कोई नाम देना हो तो यहाँ पे मान लीजिए A और इधर कोई बिंदु लेकर के हमने B दे दिया, तो इसको हम किरण AB बोलेंगे, ना कि किरण BA बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। यानी किरणों के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बात ये कि किरण में चूंकि एक ओर तीर होता है, इसका मतलब ये हुआ कि किरण किसी एक ओर असीमित दूरी तक या अनंत दूरी तक बढ़ाई जा सकती है। देखिए, ये दाहिनी तरफ असीमित दूरी तक इसको बढ़ा सकते हैं, इसको बाईं तरफ असीमित दूरी तक बढ़ा सकते हैं। ध्यान दीजिए, किरण हमेशा दाहिनी ओर या बाईं ओर की तरफ नहीं होती हैं। किरणें इस तरीके से भी हो सकती हैं, ये भी एक किरण है, ये भी एक किरण है, किसी भी दिशा में किरणें हो सकती हैं। माफ कीजिएगा, हम आपको रेखाखंड और किरण की अंग्रेजी बताना भूल गए। रेखाखंड को लाइन सेगमेंट और किरण को रे कहते हैं। अब आइए संरेख बिंदुओं के बारे में जान लेते हैं। देखिए, तीन या तीन से अधिक बिंदु जब एक सरल रेखा पर स्थित हों तो वह संरेख बिंदु कहे जाते हैं। ध्यान रखिएगा, कम से कम 3 हो या फिर उससे ज्यादा हो। इसलिए 3 बिंदु हो गए, मान लीजिए P, Q और R हैं। ये 3 बिंदु P, Q, R एक सरल रेखा पर स्थित हैं, तो इन तीनों बिंदुओं को क्या बोलेंगे, संरेख बिंदु कहेंगे। अब ध्यान दीजिए, कम से कम 3 बिंदु क्यों कहा गया, क्योंकि 2 बिंदु अगर कहीं भी आप लेंगे तो 2 बिंदु सदैव संरेख होते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब ये हुआ कि 2 बिंदुओं से सदैव एक रेखा खींची जाती है। कहीं भी आप 2 बिंदु ले लें, अगर उनको मिलाएंगे तो एक रेखा बिल्कुल बनेगी। ये ध्यान दीजिएगा। अब ये मत सोचिएगा कि रेखा सीधी नहीं है, क्योंकि रेखा, ये भी सरल रेखा है, ये भी सरल रेखा है, ये भी सरल रेखा हुई, ठीक। उनकी दिशाएं भले अलग अलग हों, इन पे भी कम से कम 2 बिंदु, यानी एक रेखा को खींचने के लिए कम से कम 2 ही बिंदुओं की आवश्यकता होती है। इसलिए 2 बिंदु जो होते हैं वो सदैव संरेख होते हैं, एक रेखा में होते हैं। इसलिए संरेख को बताने या परिभाषित करने के लिए कम से कम 3 बिंदुओं की आवश्यकता होती है। आइए अब देखते हैं असंरेख बिंदुओं के बारे में। ध्यान दीजिएगा, 3 या 3 से अधिक बिंदु जो एक सरल रेखा पर स्थित ना हो वह असंरेख बिंदु कहलाते हैं। इनको अंग्रेजी में नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे यह एक रेखा है, देखिए इस पर हम 2 बिंदु ले लिए और एक बिंदु इस रेखा से बाहर कर दीजिए कहीं भी, तो इस प्रकार ये तीनों बिंदु क्या हो गए, असंरेख हो गए।
जैसे मान लीजिए ये एल बिंदु है, ये एम है, इसको एन नाम दे देते हैं। तो इस प्रकार एल, एम और एन क्या है, असंरेख हैं। मतलब तीन ऐसे बिंदु, कम से कम तीन होने चाहिए, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि दो बिंदु सदैव संरेख होते हैं और इसलिए संरेख या असंरेख होने की जो बात होती है वो कम से कम तीन या तीन से ज्यादा बिंदुओं पर ही की जाती है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।